Hello everyone, this is Pragya Pandey from Rouse Academy for Competitive Exams Bhopal, and this is our special series on daily news review. In our previous video I have asked few questions, so let's see their solution first. So the first question was, which state or UT is the host of 9th World Ayurveda Congress and Arogya Expo 2022? And correct answer for this question is Goa. Next question was, the Reserve Bank of India has signed a currency swap agreement with which country's monetary authority? And correct answer for this question is Maldives. चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आज के द हिंदू वोकैबलरी में क्या है। सबसे पहला वर्ड जो हमारे सामने यूज़ किया गया है, इट इज़ गार्नर। It means to obtain or collect something like such as information or support, मतलब संचित करना किसी भी चीज़ को, ठीक है। कलेक्ट करने के बारे में जब यहाँ पर बात की जा रही है तब इसे बोलते हैं गार्नर। नेक्स्ट वर्ड जो यहाँ पर यूज़ किया गया है विच इज़ बिकीथ। बिकीथ का मतलब यहाँ पर क्या होता है, टू अरेंज फॉर समथिंग टू बी गिवन टू समबडी आफ्टर यू हैव डाइड, ठीक है। मतलब वसीयत या विल की तरीके से इस वर्ड का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड जो यहाँ पर यूज़ हुआ है विच इज़ सरफिट। सरफिट की अगर हम बात करें तो यहाँ मतलब होता है किसी भी चीज़ की अति हो जाना, टू मच ऑफ समथिंग, वो कुछ भी हो सकता है, विच मीन्स सरफिट। नेक्स्ट वर्ड जो यहाँ पर यूज़ किया गया है हमारे सामने, सेंशर। सेंशर का मतलब यहाँ पर क्या होता है, निंदा करना, टू टेल समबडी इन अ स्ट्रॉन्ग एंड फॉर्मल वे दैट ही और शी हैज़ डन समथिंग रॉन्ग, है ना। आप इसको कई बार हम वर्ड का यूज़ कर देते हैं कंडेम करना, है ना। यही इसी तरीके से यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है सेंशर, मतलब किसी की कड़े शब्दों में एक फॉर्मल तरीके से उसको ये बताना, कड़े और फॉर्मल वे में ये बताना कि उसने जो काम किया है वो क्या है, गलत है, उसकी निंदा करना। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड जो आज यहाँ पर द हिंदू के वोकैबलरी में यूज़ हुआ है विच इज़ एम्बोल्डन। देखिए एम्बोल्डन का मतलब क्या हो रहा है, प्रोत्साहित करना, टू गिव समवन द करेज और कॉन्फिडेंस टू डू समथिंग, है ना। कोई ऑन गोइंग काम है, आपने उसको कुछ बहुत एनकरेज वर्ड्स उस किसी व्यक्ति को बोल दिए ताकि वो जो काम कर रहा है उसके लिए वो और भी ज़्यादा प्रोत्साहित हो जाए, एनकरेज हो जाए। तो इसके लिए जो टर्म यहाँ पर यूज़ की जाती है विच इज़ एम्बोल्डन। ऑलराइट, तो ये तो थी आज की द हिंदू वोकैबलरी। अगर आपके पास भी कोई वोकैबलरी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। चलिए तो देख लेते हैं आज न्यूज़ में क्या है। पहली न्यूज़ के बारे में जब यहाँ पर बात की जा रही है तो देखिए, इंडिया ने यूनाइटेड नेशन में एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है। इंडिया की तरफ से रुचिरा काम्बोज, जिनको आप जानते हैं, जो कि इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं टू द यूनाइटेड नेशंस, इन्होंने बोला है कि ये जो टर्म है जो हम करते हैं ना, गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म, ये करना बंद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए इन्होंने क्या बोला कि जो पॉलिटिकल कन्वीनियंस के हिसाब से, कि भाई जिस पॉलिटिकल पार्टी का फ़ायदा हो रहा है, जिस पॉलिटिकल मकसद के लिए हम इस तरीके के काम करते हैं, हम उस हिसाब से क्या कर देते हैं, टेररिज्म को भी मोल्ड कर देते हैं। कभी हम गुड टेररिज्म बोल देते हैं, कभी हम बैड टेररिज्म बोलते हैं, बट ये टोटली गलत है। टेररिज्म किसी भी फॉर्म में हो रहा है, किसी भी तरीके से किया जा रहा है, उसकी निंदा करना कड़े शब्दों में हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं हो सकती, कोई भी एक्सेप्शनल सिचुएशन नहीं हो सकती जहाँ पर आप क्या करें, टेररिज्म को मोटिवेट करें या उसको गुड टेररिज्म जैसी कंडीशंस में पुट करें। देखिए यहाँ पर इन्होंने ये भी बोला है कि जब हम टेररिज्म की बात करते हैं ना, तो वो किसी रिलीजन को टारगेट करके नहीं होना चाहिए। उसका कोई रिलीजन नहीं होना चाहिए, कोई नेशनैलिटी नहीं होनी चाहिए, कोई सिविलाइजेशन, किसी पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप, इन सब से अलग हटकर हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये जो टेररिज्म है ये सारे फॉर्म में जो किया जा रहा है ये टोटली गलत है, और इस सब के लिए हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड लेने की ज़रूरत है सारी कंट्रीज़ को। तो ये कब होगा, जब हम अपने कंफर्ट के हिसाब से गुड और बैड टेररिज्म यहाँ करना बंद करेंगे। अब देखिए टेररिज्म के खिलाफ इंडिया बहुत समय से आवाज़ उठाता आ रहा है, लेकिन जब हमने टेररिज्म अटैक देखा, टेररिस्ट अटैक न्यूयॉर्क में सितंबर 11, 2001 को, उसके बाद जो ग्लोबल अप्रोच है टेररिज्म की वो पूरी तरीके से बदल गई। एक स्पीड अप देखने मिला कि भाई अब यूएसए ने डिसाइड कर लिया कि हम क्या करेंगे, कि टेररिज्म को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। लेकिन उसके पहले भी आप देखेंगे लंदन हो गया, मुंबई, पेरिस और बहुत सारी वेस्ट एशियन और अफ्रीकन कंट्री थी जो टेररिज्म को लगातार फेस करती आ रही है। तो यहाँ पर इस बात को भी मेंशन किया गया कि ये जो ग्लोबल अप्रोच हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, ये
किसी भी पॉलिटिकली थॉट से रिलीजन, ग्रुप या एथनिसिटी को टारगेट कर कर नहीं होनी चाहिए, बट वी शुड कंडेम द वर्ड टेररिज्म एंड टेररिस्ट एज वेल। चलिए, तो ये तो था इस पूरे आर्टिकल का क्रक्स। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, देखिए अभी इंडिया के पास क्या है, प्रेसिडेंशियलशिप है, तो वो क्या कर रहे हैं, एक सिग्नेचर टाइप का इन्होंने एक इवेंट यहाँ पर चालू किया है जिसमें जो भी रिफॉर्म्स हैं उनके बारे में मेंशन किया गया और सारी कंट्रीज इस पर सिग्नेचर करेंगी। अब आप सभी को पता है इंडिया बहुत बार बोल चुका है कि हमें जो भी बड़े बड़े टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनको बैन कर देना चाहिए, ग्लोबल काउंटर टेररिज्म की बात इंडिया करता है, लेकिन हर बार हम देखते हैं कि चाइना इंडिया के इस तरीके की बातों पर वीटो क्रिएट कर देता है। तो ये भी इंडिया के सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा है सिक्योरिटी काउंसिल में। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। देखिए, ये जो काउंसिल है ये एक तरीके की यूनाइटेड चार्टर के थ्रू, यूनाइटेड चार्टर जो कि 1945 का था उसके थ्रू इसको इस्टेब्लिश किया गया था। अगेन अगर हम बात करें तो जो यूनाइटेड नेशन ग्रुप है, यूनाइटेड नेशन के जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं उसमें से ये एक ऑर्गन है। तो यहाँ पर बात आ जाती है कि भाई यूनाइटेड नेशन के कितने प्रिंसिपल ऑर्गन है, तो इसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। जैसे एक तो हमने देख लिया, वन इज यूएनएससी, इसके बाद हमें देखने मिल जाएगा द जनरल असेंबली, the trusteeship council, economic and social council, the international court of justice and the secretariat। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए क्या है, इसका काम क्या होता है यूएनएससी का, तो नाम से जैसे क्लियर हो रहा है ना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने का काम किसका है, यूएनएससी का। साथ ही अगर हम इनके हेडक्वार्टर के बारे में बात करें तो ये कहाँ पर है, तो ये हमें देखने के लिए मिल जाएगा न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसके मेंबर्स कितने हैं, तो देखिए इसके पास 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जिनको 2 साल के टर्म के लिए इलेक्ट किया जाता है। तो 5 परमानेंट मेंबर्स यहाँ पर कौन से हो गए, देखिए सबसे पहले आ जाता है हमारा यूनाइटेड स्टेट्स, देन रशियन फेडरेशन, फ्रांस, देन चाइना, देन यूनाइटेड किंगडम। इंडिया बहुत टाइम से कोशिश में लगा हुआ है कि उसको यूएनएससी की परमानेंट सीट यहाँ पर मिल जाए, लेकिन हर बार चाइना उसको वीटो यहाँ पर कर देता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो थी इस पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में बात। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, लेकिन उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सो डू लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब इट टू नेवर मिस एनी अपडेट। ऑल्सो इफ यू वांट टू गिव विंग्स टू योर प्रिपरेशन, डू विजिट राउज अकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एमपी नगर जोन 2 भोपाल, बिकॉज योर सक्सेस इज आवर प्रायोरिटी। चलिए, तो देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल किस बारे में बात कर रहा है। अरुणाचल में एक नई स्पीशी देखने के लिए मिली है। ठीक है, 6 बर्ड वॉचर थे। चलिए पहले तो आर्टिकल को समझ लेते हैं, आर्टिकल में हुआ क्या है आखिरकार। देखिए 6 बर्ड वॉचर थे जो कि यहाँ पर ट्रैकिंग पर निकले थे अरुणाचल प्रदेश की चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में। जगह ध्यान से देखिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। यहाँ पर इनको एक तरीके की स्पीशी दिखाई दी जो कहीं ना कहीं ग्रेट बेलीड रेन बैबलर से मिलती जुलती थी। हालांकि जब इसके फोटोग्राफ खींचे गए और देखा गया तो जो इसका नाम था ग्रे बेलीड रेन बैबलर, जिसके हिसाब से जो इसका बेली होना चाहिए वो ग्रे कलर का होना चाहिए, बट जब फोटोज़ क्लिक हुए और रिकॉर्ड्स को देखा गया तो इसका जो बेली था ये थोड़ा सा वाइटिश कलर का बेली था, जिसकी वजह से ये जो ट्रैकर्स थे इन्होंने इसका नाम क्या दे दिया, लीजू। ठीक है, तो आप यहाँ पर नाम देख पा रहे हैं लीसू रेन बैबलर, इसका यहाँ पर नए स्पीशी का भी नाम दे दिया गया है एज ऑफ नाउ। चलिए, तो ये तो था इस पूरे आर्टिकल का क्रक्स। आपके लिए क्या याद रखना ज़रूरी है, आपके लिए पता होना चाहिए ग्रेट बेलीड रेन बैबलर ये कहाँ पर पाई जाती हैं। इनके जो लास्ट स्पेसिमेन हमारे पास कलेक्टेड है वो कब के हैं, 1988 के, और अभी जो रिसेंटली पिक्चर आइडेंटिफाइड हुई उसके हिसाब से ये जो ट्रैकर्स थे इन्होंने इसका नाम क्या दे दिया है, लीजू रेन बैबलर। हालांकि इसके ऊपर एक प्रॉपर स्टडी की जाएगी, जो इनके नेम को इस्टेब्लिश किया जाता है वो पूरी सब स्पीशीज़ और जितने भी साइंटिफिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, उनको स्टडी किया जाएगा और उसके बाद इन्हें एक फाइनल नाम दिया जाएगा। बट एज ऑफ नाउ आपके लिए क्या याद रखना ज़रूरी है, लीजू रेन वॉबलर किस पर्टिकुलर स्पीशी ग्रुप का ये पार्ट है, तो ये एक तरीके की सॉन्ग बर्ड है जो किस फैमिली से आ रही है, ग्रीन बेलीड रेन बैबलर फैमिली का ये पार्ट है। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल।
देखिए दिल्ली का नेशनल कैपिटल का हमारा जो एयर क्वालिटी रिकॉर्ड किया गया है वो है वेरी पुअर। एयर क्वालिटी की जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो शनिवार में दिल्ली की जो एयर क्वालिटी रिकॉर्ड की गई है विच इज़ 337। अब जान लेते हैं आखिर एयर क्वालिटी इंडेक्स होता क्या है। देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स एक तरीके का मेजरमेंट होता है जो ये बताता है कि आप जिस हवा में सांस ले रहे हैं वो कितनी सेफ है ना। यहाँ पर बहुत सारे एयर के पॉल्यूटेंट्स होते हैं, बहुत सारे उनकी डेंसिटी को मेजर किया जाता है, जैसे PM 2.5 को मेजर किया जाता है, PM 10 को यहाँ पर मेजर किया जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, इन सब को मॉनिटर किया जाता है और 24 आवर्स के बेसिस पर एक रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है जो ये बताती है कि एयर की जो क्वालिटी है वो किस तरीके की है। चलिए तो यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज़ को डिफ़ाइन किया गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स में कि भाई इस एयर क्वालिटी से लेके इस क्वालिटी तक अगर आपका एयर का क्वालिटी है तब उसको गुड माना जाएगा और कब डेंजर माना जाएगा। तो अगर हम एयर क्वालिटी की बात करें तो 0 to 50 तो इसको सेफ़ माना जाता है, मतलब इसका हेल्थ पर जो इम्पैक्ट है वो मिनिमल देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें तो जो दिल्ली की कंडीशन हमें देखने मिली है तो वो क्या थी आपकी 337। जस्ट कीप दिस इन माइंड राइट नाउ। अगर हम इसके बाद चले जाएं 51 to 100 तो इसको भी सेटिस्फैक्ट्री माना जाता है। देन 101 to 200 मॉडरेटली पॉल्यूटेड। लेकिन अगर हम 201 या 300 की कैटेगरी में चले जाएं तो उसे पुअर, और 301 से लेके 400 की कैटेगरी तक इसे वेरी पुअर कैटेगरी में रखा जाता है। विच मीन्स अगर इस तरीके की एयर क्वालिटी में एक प्रोलॉन्ग एक्सपोजर किसी को देखने मिलता है तो वो बहुत ही सीरियस रेस्पिरेटरी इलनेस और उस व्यक्ति को देखने मिल सकते हैं, उनको हार्ट डिसीजेज हो सकती हैं और लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा देखिए 337 में तो दिल्ली आ ही गया है, लेकिन अगर ये क्रॉस कर जाता है 401 से लेके 500 की कैटेगरी में, दैट मीन्स इट्स अ सीवियर कंडीशन। ठीक है, अब यहाँ पे जो हेल्दी व्यक्ति भी हैं अगर वो इस तरीके की एयर क्वालिटी के कांटेक्ट में आएंगे तो वो डेफिनेटली उनको भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, लंग, हार्ट डिसीजेस और बहुत सारे सीवियर स्किन से रिलेटेड इश्यूज़, आई रिलेटेड इश्यूज़, ये सारी इश्यूज़ यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए इसी तरीके से बहुत सारे फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस हमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसे PM 2.5 या PM 10 आखिर क्या होता है। तो PM 2.5 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के बारे में बात की जा रही है। सो PM 2.5 क्या रेफर करता है, कंसंट्रेशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लेस देन 2.5 माइक्रॉन्स इन अ डायामीटर। वहीं PM 10 की बात करें तो वो रेफर क्या करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्टिकल लेस देन 10 माइक्रोन्स इन अ डायामीटर। तो इससे पता चलता है कि आपकी एयर क्वालिटी कितनी ज़्यादा बेकार हो रही है या कितनी ज़्यादा साफ है, कि एक डायामीटर में कितने ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है पार्टिकल्स का, माइक्रोन्स ऑफ पार्टिकल्स का। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल को देख लेते हैं। यहाँ पर बात की गई है क्लीन गंगा, चेंजेस कोर्सेज टू कंजर्वेशन, टूरिज्म एंड लाइवलीहुड। देखिए अभी तक जब हम गंगा की बात कर रहे थे तो हमने एक फ्लैगशिप प्रोग्राम यहाँ पर चलाया हुआ था हमारी गवर्नमेंट ने, विच इज़ नोन एज नमामि गंगे प्रोग्राम। नमामि गंगे प्रोग्राम का पूरा मकसद क्या था, हमारी गंगा जो रिवर है उसको साफ रखना, सुरक्षित रखना, कंजर्व करना। ठीक है, अब यहाँ पर बात की जा रही है कि अब हम एक बहुत अच्छा ग्रेजुअल शिफ्ट ले रहे हैं। साफ सुरक्षित तो अब हमने कर लिया है, लेकिन अब हमारा सेकंड स्टेज पर हम यहाँ पर आ जाते हैं जहाँ हमें इसे कंजर्व करना है, टूरिज़्म बढ़ाना है और जो लोगों की लाइवलीहुड इस पर डिपेंड करती है उसको भी हमें यहाँ पर क्या करना है, इंक्रीज़ करना है। तो देखिए यहाँ पर बात की गई है अर्थ गंगा के बारे में। ठीक है, हम अर्थ गंगा के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि हमें अब गंगा नदी की जब हम बात करें तो यहाँ पर इसकी इकोनॉमिक पोटेंशियलिटी में इंक्रीज़ करना है। क्लियर, चलिए तो ये तो है इस आर्टिकल का क्रक्स। अब देख लेते हैं आखिर ये जो वर्ड यहाँ पर यूज़ हुए हैं ये क्या है। सबसे पहले नमामि गंगा प्रोग्राम के बारे में अगर हम बात करें तो ये इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन था। ठीक है, एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था जिसे हमारी यूनियन गवर्नमेंट ने जून 2014 में क्या किया था, लॉन्च किया था। इसमें 2 ऑब्जेक्टिव्स लिए गए थे। सबसे पहले क्या, इफ़ेक्टिव अबैटमेंट ऑफ पॉल्यूशन, और दूसरा
conservation and rejuvenation of national river Ganga. नाउ द क्वेश्चन कम्स कि भाई इसको ऑपरेट कौन करता है, किस डिपार्टमेंट के अंदर ये आती है? तो इट इज़ ऑपरेटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जो आप याद रखेंगे। ऑल्सो अब इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किसने किया? तो इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने वाली बॉडी कौन कौन सी है हमारी, देख लीजिए। सो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड दी स्टेट काउंटर पार्ट ऑर्गेनाइजेशंस, जो भी स्टेट की ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी इसका पार्ट है, ठीक है। अब इस प्रोग्राम का मेन मकसद क्या था? तो देखिए यहाँ पर कुछ मेन पिलर्स को लिया गया था, जैसे सीवेज ट्रीटमेंट करना, कि भाई गंगा नदी में जो गंदा पानी आ रहा है जिसकी वजह से ये पॉल्यूटेड है, सबसे पहले तो उसको कंट्रोल करिए, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी को हमें प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। अफॉरेस्टेशन को हमें रोकना पड़ेगा, अफॉरेस्टेशन को बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। कि लोग क्या कर रहे हैं भाई, डिफॉरेस्टेशन होता जा रहा है जिसकी वजह से सेडिमेंट्स बह बह कर यहाँ पर क्या हो रहे हैं, जमा होते जा रहे हैं। साथ ही हमें लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है कि भाई पॉल्यूटेंट्स यहाँ पर हमें, जो हम कचरा है जो यहाँ पर बहा देते हैं उसको यहाँ पर हमें बहाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि गंगा इज़ अ रिवर ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस, बहुत सारे लोगों की आजीविका जो है वो इसके ऊपर निर्भर है। और उसी को ध्यान में रखते हुए जो अब हम शिफ्ट ले रहे हैं, यहाँ पर बात की जा रही है कि अब हमें क्या करना है, कंजर्वेशन, टूरिज्म और लाइवलीहुड की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो चलिए समझ लेते हैं आखिर अर्थ गंगा यहाँ पर क्या है। देखिए, जब हम अर्थ गंगा की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया इकोनॉमी की यहाँ पर बात की जा रही है, विच मीन्स कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल यहाँ पर इस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है, जो यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ लेकर आए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, अर्थगंगा के अंदर 6 टाइप के वर्टिकल्स को रखा गया है। अगर हमें अर्थगंगा को समझना है या इकोनॉमी को समझना है तो हमें ये 6 वर्टिकल समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहला वर्टिकल यहाँ पे किस बारे में बात करता है, ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ठीक है। बोल रहे हैं कि इसके आसपास का जितना 10 किलोमीटर नदी के, सपोज़ ये नदी है आपकी जो आप यहाँ देख रहे हैं, इससे 10 किलोमीटर इधर और 10 किलोमीटर इधर केमिकल फ्री फार्मिंग करने की ज़रूरत है हमें। अब जब हम केमिकल फ्री फार्मिंग करेंगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा? देखिए 10 किलोमीटर के रेडियस में ना हमें केमिकल्स नहीं देखने मिलेंगे, तो यहाँ से बहकर जो सेडिमेंट भी आएगा या जो इंडस्ट्रियल वेस्ट भी यहाँ पर आएगा वो हार्म तो करेगा, लेकिन वो इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होगा। हम उसे क्या कर सकेंगे, आसानी से ट्रीट कर सकेंगे। तो इस बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। देखिए, दूसरी बात यहाँ पर क्या की जा रही है कि हमें काऊ डंग जो है या फर्टिलाइज़र, जो कि गोवर्धन स्कीम के अंदर जिन्हें लॉन्च किया गया है, नेचुरल, जो कि बायोडिग्रेडेबल टाइप के हैं, हमें उनको प्रमोट करना है। क्लियर? तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बात की है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोगों में अवेयरनेस नहीं बढ़ाएंगे, लोगों को अगर हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, अर्थ गंगा या नमामि गंगा प्रोजेक्ट हमारा पूरी तरीके से फेल हो जाएगा। थर्ड पॉइंट पर आते हैं। तो देखिए यहाँ पर बात क्या की गई है, रीयूज़ ऑफ स्लज एंड वेस्ट वाटर, ठीक है। सो अर्बन लोकल बॉडीज़ जो हैं उनको बोला गया है कि वो क्या करेंगी, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है या ट्रीटेड वाटर जो है उसका इरिगेशन पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाए। तो पानी को हमें बर्बाद नहीं करना है, रादर हमें उसे ट्रीट करके उसको दूसरे पर्पसेस के लिए यूज़ करना है जहाँ पे हम उसका बेटर यूटिलाइजेशन कर पाएँ। फोर्थ पॉइंट बात कर रहा है लाइवलीहुड जनरेशन के बारे में। लोगों में यहाँ पर आजीविका जनरेट करने की ज़रूरत है। अपॉर्चुनिटी हमें इस तरीके की क्रिएट करनी होगी कि लोग क्या करें, यहाँ पर लोकल प्रोडक्ट्स को बेचें, मेडिसिनल प्लांट्स को बेचें, आयुर्वेदा से रिलेटेड चीज़ों को हमें यहाँ प्रमोट करने की ज़रूरत है। तभी क्या होगा, हम इस जो अर्थ गंगा हमारा प्रोजेक्ट है हम उसको आगे बढ़ा पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है, देखिए कल्चर और हेरिटेज टूरिज़्म को प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। योगा और एडवेंचर स्पोर्ट्स को यहाँ पर बढ़ाने की बात की जा रही है। एंड द सिक्स्थ पॉइंट, टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग बाय एम्पावरिंग लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को हमें इम्प्रूव करना होगा ताकि वाटर जो है उसको बहुत आसानी से गवर्न यहाँ पर किया जाए।
तो यही देखिए आप आर्टिकल में इसी के बारे में बात की जा रही है कि एग्रीकल्चर जो मिनिस्ट्री है उसने स्टेप लिए हैं कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को यहाँ पे सेटअप करने की बात करे, नेचुरल फार्मिंग कॉरिडोर्स को इस्टेब्लिश करने की बात करे, एक तरीके से मैपिंग बनवाए कि सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट कैसे होगा, एनवायरनमेंट की स्केलिंग कैसी की जा सकेगी, एफॉरेस्टेशन कैसे किया जा सकेगा, और ये सारे पॉइंट्स जो हमने अर्थगंगा के मेजर पिलर्स के रूप में डिस्कस किए उनके बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। ठीक है, तो ये तो है इस पूरे आर्टिकल का सार। आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए नमामि गंगे क्या है, अर्थगंगा क्या है, और सबसे इम्पॉर्टेंट अर्थगंगा के 6 वेरिएबल्स 6 वर्टिकल्स आपको पता होना चाहिए, तभी आपको पूरे मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल विच इज़ टॉकिंग अबाउट ऑन अमेंडिंग द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट। देख लेते हैं अभी तक आखिर हुआ क्या है। देखिए एक बिल था जिसे प्रपोज किया गया था टू अमेंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2002। 2002 का जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है जिसको 2002 में लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था, इसको यहाँ पर क्या करने की बात करी जा रही है, इसमें अमेंडमेंट्स लाने की बात की जा रही है। ठीक है, अब इसको समझने के पहले क्या अमेंडमेंट लाने की बात की जा रही है या इससे रिलेटेड क्या इश्यूज़ हैं, हमें ये जानना ज़रूरी है कि आखिर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स होते क्या हैं। देखिए तो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो जो कोऑपरेटिव्स होते हैं वो पीपल सेंट्रिक एंटरप्राइजेज होती हैं। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर आपस में मिल जाते हैं, मेंबर्स मिल जाते हैं ये रियलाइज़ करके कि भाई जो भी उनका इकोनॉमिक सोशल या कल्चर बिलीफ है या नीड है एस्पिरेशन है वो क्या है एक जैसी ही है। ठीक है, इसको इस तरीके से समझिए कि भाई एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, एक व्यक्ति सी है। ये क्या करते हैं अपने अपने गांव में, भाई इन्होंने दूध का उत्पादन किया, इन्होंने भी किया, इन्होंने भी किया। अपने सारे यूज़ के बाद इन्होंने देखा कि इनके पास लगभग 20 लीटर, इनके पास 10 लीटर, इनके पास 30 लीटर दूध एक्स्ट्रा बच जाता है। सो इंडिविजुअली दे हैव डिसाइडेड कि हम क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे और शहर में जाके इसे बेच देंगे। अब भाई जब इन्होंने डिसाइड किया कि हम इसे शहर ले जाके बेचेंगे, विलेज से ले जाएंगे और कहाँ तक ले जाएंगे, शहर तक, तो ये तो हमें बहुत महंगा पड़ेगा। तो तीनों ने डिसाइड किया हम क्या करते हैं, हम मिल जाते हैं। ठीक है, हम एक साथ आते हैं और एक बड़ा सा ट्रक हायर कर लेते हैं, उसमें तीनों लोग एक साथ अपना सामान रखेंगे और क्या करेंगे, शहर ले जाके बेच देंगे। ग्रेजुअली व्हाट दे डिसाइडेड कि हम एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरीके से यहाँ पर काम करने लगते हैं, और यही से हमें देखने क्या मिलती हैं, हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या कोऑपरेटिव अलायंसेस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी क्या कोऑपरेटिव्स। अब यहाँ पर दूसरा शब्द क्या यूज़ हुआ है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स। अब देखिए ऐसे कोऑपरेटिव्स जो क्या कर रहे हैं, एक ही जगह काम ना कर कर बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स में काम करने के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स। ठीक है, उनका जो ऑपरेशन है वो एक स्टेट में ना होकर हमें बहुत सारी स्टेट्स में देखने मिले। जैसे कि एक जो फार्मर है वो क्या कर रहा है, ग्रेन्स कहीं उगा रहा है, ठीक है, और उसे बहुत सारी जगह पर ले जाकर बेच रहा है। या इस तरीके से हम बात करें, उसने ग्रीन यहाँ उगाया, पैकेजिंग यहाँ हुई, डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हो रहा है। तो ये जो अलग अलग जगह से उसका कंट्रोल है, तो ये जो कलेक्टिवली ऑपरेटेड उसके सारे इंस्टीट्यूट हैं, इन सबको हम किसके अंदर कैटेगराइज करेंगे, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स के अंदर। वहीं देखिए अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हाईएस्ट नंबर ऑफ MSCS हमें देखने मिलेंगे कहाँ पर, महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है। ठीक है, और लगभग 1500 MCSCs रजिस्टर हमें देखने के लिए कहाँ मिलेंगी, ऑल ओवर दी इंडिया। अब यहाँ पर सवाल आ जाता है कि आखिर इशू क्या है कोऑपरेटिव सेक्टर से। देखिए इनका जो काम करने का तरीका है ना, इस पर सवाल उठाया गया है। एक प्रोफेसर हैं HS शैलेंद्रा, जो कि कहाँ पर है, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद। इन्होंने पॉइंट आउट किया अपने एक 2021 के पेपर में कि जो कोऑपरेटिव्स हैं उनका जब हम ओपिनियन लेते हैं प्लानिंग प्रोसेस और डेवलपमेंट में, इनका जो हम रोल देखते हैं वो कहीं ना कहीं कैसा होता है, वो रूलिंग पार्टीज का किया धरा होता है, उनकी विचारधारा से ये प्रेरित होते हैं। और कई बार अगर हम देखें तो ये कोऑपरेटिव पार्टी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं कि इनका पॉलिटिकल कंट्रोल हमें देखने मिलता है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर महाराष्ट्र, केरला, गुजरात या कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल जैसी जगह पर, जहाँ पर ये क्या कर रही हैं,
ये एक तरीके का कलेक्टिव ओपिनियन हमें यहाँ पर दिखाई देता है इनका, एक तरीके के ऑपरेशन करती हुई ये दिखाई देती हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो हमारा पॉलिटिकल एजेंडा है वो क्या होता है, हैम्पर होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है, इन द नेम ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट बहुत सारे काम इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के थ्रू करा लेती है, जो कि गलत है। तो यहाँ पर क्या होना ज़रूरी है, इन पर एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्रोल हमें रखने की ज़रूरत है। ठीक है, मल्टीपल कंट्रोल होने की जगह हमें एक कंट्रोल बनाने की ज़रूरत है, जो कि क्या होना चाहिए यहाँ पर, सेंटर। तो इसी के रिगार्डिंग 1991 में चौधरी ब्रह्म प्रकाश कमेटी ने कमेटी, जो कि प्लानिंग कमीशन ने इसको यहाँ पर इस्टेब्लिश किया था, एक रिपोर्ट यहाँ पर बनाई थी और एक रिकमेंडेशन दिया था कि जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स हैं उनको हमें क्या करना चाहिए, एक ही बार में लाने की ज़रूरत है। बट कुछ बहुत ज़्यादा इसमें हमें खास देखने के लिए नहीं मिला और आज भी कंडीशन कुछ ऐसी ही है। सो नाउ द क्वेश्चंस कम कि अब ये बिल यहाँ पर क्या डिमांड कर रहा है। तो देखिए, जो अमेंडमेंट्स की बात की जा रही है वो बोल रहा है कि MSSCs एक्ट में जितनी भी लूप होल हैं हमें उसको यहाँ पर दूर करना है। साथ ही हमें यहाँ पर क्या करने की ज़रूरत है, ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को यहाँ पर क्या करना ज़रूरी है, प्रमोट करना ज़रूरी है। साथ ही ये जो अमेंडमेंट यहाँ पर प्रपोज किए गए हैं इनका मेन मकसद क्या है, देखिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस तो करना ही है, साथ ही ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना, गवर्नेंस को यहाँ पर इम्प्रूव करना, या जितनी भी इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स होते हैं उसकी जो प्रोसेस होती है उस मैकेनिज़्म को मॉनिटर करना, ट्रांसपेरेंट बनाए रखना, ताकि क्या हो सके, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन हो सके। साथ ही ये बिल किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये बिल बात कर रहा है कि हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, एक कंपोजिशन करने की ज़रूरत है, एक बोर्ड बनाने की ज़रूरत है जो कि जितनी भी फाइनेंशियल डिसिप्लिन है उनको मेंटेन रखे। ठीक है, कोऑपरेटिव्स, जितनी भी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उसके ऊपर हमें एक बोर्ड को इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है जो यहाँ पर क्या करे, फाइनेंशियल डिसिप्लिन्स को मेंटेन रखे, साथ ही कोऑपरेटिव से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सही समय पर और उनको एक तरीके से रख सके। साथ ही देखिए, बिल ने एक और बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर डिमांड की है, इसने बोला है कि हमें एक सेंट्रल कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी बनाने की ज़रूरत है, कि यहाँ पर जितनी भी ये जो मल्टी स्टेट हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं इनके जो इलेक्शंस होते हैं वो कैसे हो सके, फेयरली फंक्शनड हो सके। ठीक है, अब इस अथॉरिटी का क्या होगा, इसका एक चेयरपर्सन होगा, एक वाइस चेयरपर्सन होगा और लगभग यहाँ पर 3 मेंबर्स होंगे जिनको कौन अपॉइंट करेगा, सेंटर उनको यहाँ पर अपॉइंट करेगा। तो ये सारे अमेंडमेंट्स की बात यहाँ पर क्या की जा रही है, यहाँ पर प्रपोज की जा रही है। लेकिन हालांकि इसका हमें कुछ विरोध भी देखने मिल रहा है। ऑपोजिशन का बोलना क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसके थ्रू क्या करना चाह रही है, MCSCs पर एक ऑटोनोमी इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है ताकि वो अपने बेनिफिट के लिए इसका मिसयूज़ कर सके। चलिए, तो ये तो थी आर्टिकल से रिलेटेड बात। आपको जानना और क्या ज़रूरी है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न क्या है रिलेटेड टू कोऑपरेटिव्स। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 में ऐड किया गया था पार्ट 9B आफ्टर पार्ट 9A जो म्यूनिसिपल से है, रिगार्डिंग द कोऑपरेटिव वर्किंग्स इन इंडिया। वहीं जो वर्ड कोऑपरेटिव है उसको बहुत बाद में ऐड किया गया था आफ्टर यूनियंस एंड एसोसिएशन इन आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज C अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, what it does, this enables all citizens to form cooperative by giving it the status of fundamental right of सिटीज़न। ठीक है, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको यहाँ पर याद रखेंगे। वहीं पर एक नया आर्टिकल 43B यहाँ पर ऐड किया गया था इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि पार्ट 4 है हमारा, रिगार्डिंग द प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। चलिए, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल विच इज़ टॉकिंग अबाउट सलाम आरती सून टू बी रीनेम्ड एज आरती नमस्कारा इन कर्नाटका। देखिए, हो क्या रहा है, कर्नाटका गवर्नमेंट अभी एक सर्कुलर यहाँ पर रिलीज़ करने वाली है जिसमें क्या बोला जाएगा, जो सलाम आरती है, सलाम आरती कुछ नहीं है बल्कि एक रिचुअल है जो कि कर्नाटका के टेम्पल्स में फॉलो किया जाता है, उसको रीनेम करने के लिए कि सलाम की जगह यहाँ पर क्या वर्ड यूज़ किया जाएगा, आरती नमस्कारा। अब देखिए हुआ क्या है, इस तरीके के बिलीव हैं
कि जो ये वर्ड है, ये नेम कहाँ से आया, 18th सेंचुरी के जो मैसूर किंग थे टीपू सुल्तान, जब वो इन टेम्पल्स को विजिट करने के लिए आए, तब वहाँ पर सलाम आरती वर्ड आ गया था। देखिए अब यहाँ पर अलग अलग ओपिनियन है। कोई एक हिस्टोरियन है तलाकाडू, उनका बोलना क्या है कि ये जो रिचुअल है ये परफॉर्म किया जाता था टू मार्क द विजिट ऑफ टीपू सुल्तान। ऐसे ही अलग अलग ओपिनियन हमें देखने के लिए मिलते हैं कि बोला जा रहा है कि ये जो लोकल नैरेटिव्स हैं उनका बोलना ये है कि ग्रेटनेस जो है टेम्पल्स की, हमें उसे बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, यहाँ पर ये जो नाम है इसे हमें सलाम आरती की जगह आरती नमस्कारा करने की ज़रूरत। चल, तो यहाँ पर क्या याद रखना ज़रूरी है, कुछ भी नहीं, आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि सलाम आरती जो है वो कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, कर्नाटका के टेम्पल में। एज ऑफ नाउ इसे टीपू सुल्तान का जो विज़िट है उसे मार्क करने के लिए माना जाता है, और सून इसका जो नाम है ये चेंज होकर आरती नमस्कारा यहाँ पर हो जाएगा। चलिए, so it's time for current oriented one liners, and first news is Bhupendra Patel to be sworn in as Gujarat and Sukhvinder Singh Sukhu to be next Himachal Pradesh Chief Minister. Trade deficit between India and China has touched USD 51.5 billion during April-October this fiscal year. Next news is President Xi Jinping has taken full control of the military after being elected for a third term at the 20th National Congress of the Chinese Communist Party. Next is International Day of Neutrality is commemorated on 12th December. It is a day when people look at the possibility of a world free of armed and other type of conflicts. Next news is Finance Minister Nirmala Sitharaman, Biocoin Executive Chairperson Kiran Mazumdar-Shaw and Nykaa founder Falguni Nayar have been named among 6 Indians who have made it to the Forbes annual list of the world's 100 most powerful women. Chali, so it's a quiz time, and first question is what is the full form of AQI? Next question is how many Indians who have made it to the Forbes annual list of the world's 100 most powerful women? So you all know the drill. आपको correct answer हमें comment section में बताना है, and stay tuned with us to know the correct answer. So आज के लिए बस इतना ही. Join our batches for UPSC, MPPSC, Civil Services examination. Seats are very limited, so hurry up. Thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback, and also press the subscribe button to never miss any update. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.